आज की व्यस्त दुनिया में आपका समय कीमती है और इसे बचाना चाहिए। घरेलू उपकरण न सिर्फ हमारा समय बचाते हैं बल्कि उन्होंने हमारे जीवन को भी बहुत आसान बना दिया है। इनके उपयोग के बिना इस समय सामान्य जीवन जीना असंभव सा लगता है। हर कोई अपने जीवन को आसान बनाना चाहता है। इस समय जब काम का बोझ और तनाव तेजी से बढ़ रहा है तो जीवन जीने को आसान बनाने वाले उपकरणों की आवश्यकता महत्वपूर्ण बन गई है। ये न सिर्फ समय बचाते हैं बल्कि बहुत से कामों को बहुत ही प्रभावी ढंग से भी करते हैं, पर हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इन उपकरणों के बिना भी हम कभी जीवन जीते थे। आज के वीडियो में जानेंगे इन्हीं उपकरणों के बारे में और इनका आविष्कार किसने किया था उन लोगों के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। फैक्ट 1। हम अपना खाली समय अलग अलग गतिविधियों को करके बिताते हैं और इन दिनों इन सब में से सबसे लोकप्रिय गतिविधि टेलीविजन देखना है। टेलीविजन के बिना हमारा जीवन कितना नीरस होता। टेलीविजन का शौक तो सभी को होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार कब हुआ था? इसे एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जिसका उपयोग उन ध्वनि और छवियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है जो टेलीविजन का कार्यक्रम बनाते हैं, जिन्हें हम लोग देखते हैं। टेलीविजन को लोकप्रिय रूप से टीवी या टेली के नाम से भी जाना जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, इसको लेकर हमेशा विवाद रहा है क्योंकि इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। टेलीविजन का आविष्कार विभिन्न चरणों में हुआ था। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने इस आविष्कार को पेटेंट करने का दावा किया था, लेकिन जिन दो व्यक्तियों को इस आविष्कार के स्तंभ के रूप में जाना जाता है वो थे जॉन लॉगी बेयर्ड एंड फोली टेलर फैंसवर्थ। जॉन लॉगी बेयर्ड, जिन्हें फादर ऑफ टेलीविजन के रूप में जाना जाता है, एक स्कॉटिश आविष्कारक थे। पेशे से वे एक इंजीनियर थे। उन्हें मैकेनिकल टेलीविजन के आविष्कार के लिए जाना जाता है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1920 के दशक में एक कार्यशील टेलीविजन का प्रदर्शन किया और उन्हें अपने प्रयोग के लिए एक पेटेंट भी मिला। बेयर्ड द्वारा टेलीविजन का पहला प्रदर्शन बैकलाइट के बजाय परावर्तित प्रकाश की 30 लाइनों की छवियों का था। 1925 में बेयर्ड ने पहली चलती फिरती छवि को विकसित करने में सफलता प्राप्त की। ये टेलीविजन पर एक मानवीय चेहरे की छवि थी। 7 सितंबर 1927 को इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन को पहली बार सैन फ्रांसिस्को में सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया। इसका आविष्कार फिलो टेलर फैंसवर्थ ने किया था, जो एक 21 वर्ष के आविष्कारक थे जो 14 साल की उम्र तक बिना बिजली के घर में रहते थे। जब वे हाई स्कूल में थे तब उन्होंने एक ऐसी प्रणाली की कल्पना शुरू कर दी थी जो चलती छवियों को ऐसे रूप में कैप्चर करेगी जिसे रेडियो तरंगों में कोडित किया जा सके और फिर स्क्रीन पर एक छवि के रूप में बदला जा सके। फैक्ट 2। समय ऐसा भी था जब भोजन के सामान को ठंडा रखना बहुत ही ज्यादा जटिल प्रक्रिया थी। यकीन नहीं होता तो थॉमस जेफरसन की डायरी पर नजर डालें। इसमें उसने मॉन्टिसेलो एस्टेट में आइस हाउस बनाने की पूरी प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया है। हर सर्दी में जेफरसन अपने बर्फ के घर को भरने के लिए पास की रिवाना नदी से 60 से अधिक वैगनों में बर्फ लेके आते थे। इस जटिल काम में आई परेशानियों के और खर्च के बावजूद भी इसे एक लग्जरी माना जाता था। जमाने में ज्यादातर लोग अपने खाने को बचाने के लिए या तो उनका अचार बनाते थे या नमक का प्रयोग करते थे, और अगर खाने को ठंडा करना होता था तो पास के नदी, झरनों, रात की ठंडी हवा का भरोसा करना पड़ता था। उपाय चतुर तो हो सकते हैं लेकिन सुविधाजनक बिल्कुल भी नहीं। रसायन शास्त्री जॉन हेडली के संग कार्य करते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक थर्मोमीटर को बार बार ईथर से भीगे कपड़े से पोंछ कर उसके तापमान को 0 से नीचे ले जाने में सफलता प्राप्त की। बेंजामिन फ्रैंकलिन के किए इन प्रयोगों के आधार पर ही ऑलिवर इवंस ने 1805 में रेफ्रिजरेटर का डिजाइन तैयार करा। फिलाडेल्फिया में रहते हुए इवंस की जेकब पार्किंस नाम के एक युवा आविष्कारक से दोस्ती हुई। इस युवा आविष्कारक ने रेफ्रिजरेशन के क्षेत्र में इवंस के काम की क्षमता को पहचाना। इन्होंने इवंस के डिजाइन के आधार पर एक अपना डिजाइन बनाया और 1834 में इन्हें उसके लिए एक पेटेंट भी मिला। पार्किंस ने इसके बाद मशीन बनाने के लिए जॉन हेग नाम के एक व्यक्ति के साथ साझेदारी की और इस प्रकार रेफ्रिजरेशन का जन्म हुआ। ये आज हमारे घरों में मौजूद फ्रिज के जैसा तो नहीं दिखता था, लेकिन ये थोड़ी मात्रा में बर्फ बनाने में सक्षम था। पर इस काम के लिए भी ईथर और अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता था। पार्किंस के डिजाइन को ही आधार बनाकर अन्य आविष्कारकों ने इस डिवाइस का व्यवसायीकरण शुरू किया। 1849 में ही पार्किंस की मृत्यु हो गई थी और आधुनिक जीवन पर अपने इस आविष्कार का जबरदस्त प्रभाव वो कभी नहीं देख पाए। फैक्ट 3। सीलिंग फैन का उपयोग लंबे समय से चला आ रहा है। कुछ लोगों के अनुसार वे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिम एशिया में उत्पन्न हुए थे, जबकि अन्य लोग इन्हें रोमन साम्राज्य से जोड़ते हैं। लेकिन इन लोगों के पंखे आज के पंखों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं थे। भारत में पंखे का प्रयोग सदियों से चला आ रहा है। पहले जमाने में ये सिर्फ राजाओं या अमीरों के लिए एक विलासितापूर्ण साधन ही था। भारत के गर्म और आर्द्र जलवायु से जूझ रहे ब्रिटिश अधिकारियों के बीच पंखे बहुत लोकप्रिय हो गए। ये गर्मियों के मौसम में कोमल और ठंडी हवा प्रदान करते थे। इन्हें एक रस्सी को खींचकर संचालित किया जाता था जो आमतौर पर दीवार में एक छेद से होकर गुजरती थी। मालिकों के कमरे के बगल में नौकरों के लिए कमरे बनाए जाते थे जहां वे बैठकर इन्हें संचालित करते थे। इन्हें पंखा वाला कहा जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों को भी पंखे वाले बहुत पसंद थे और वे ज्यादातर बहरे लोगों को पंखे वाले के काम के लिए नियुक्त करते थे ताकि ये लोग इनकी गुप्त बातें न सुन पाएं। अमेरिका में 1860 के दशक की शुरुआत में पहला सीलिंग फैन दिखाई दिया। इस पंखे में सिर्फ 2 ब्लेड थे और ये बिजली से संचालित नहीं किया जाता था। एक टरबाइन के साथ बहते पानी की एक धारा के साथ बेल्ट की एक प्रणाली द्वारा इस पंखे को
घुमाया जाता था। ये स्टोर्स, रेस्टोरेंट और कार्यालयों में बहुत ही लोकप्रिय हुए। आविष्कारक फिलिप डायल ने सिलाई मशीन के लिए बनाई गई इलेक्ट्रिक मोटर्स का सीलिंग फैन में इस्तेमाल शुरू किया। 1886 में अल्टरनेटिंग करंट के आगमन के साथ आधुनिक सीलिंग फैन का युग शुरू हुआ। 1950 के दशक में एयर कंडीशनर के आगमन के साथ पंखे अमेरिका से गायब होने लगे और एशिया और अफ्रीका में लोकप्रिय हो गए। Fact 4. दोस्तों, वाटर कूलर या वाटर कूलर के सिद्धांत पे ठंडा करने वाले कई सारे उपकरणों का प्रयोग तो सदियों से ही चला आ रहा है, लेकिन भारत में खासकर इस्तेमाल किए जाने वाले वाटर कूलर का आविष्कार का श्रेय रामनारायण खेर को जाता है। हालांकि समय के संग कई नए मॉडल पेश किए गए, लेकिन खेर के 1992 के मूल डिजाइन के सिद्धांतों का आज भी पालन किया जाता है। खेर का जन्म गुजरावाला में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के समय अपने माता पिता के साथ नागपुर आके बस गए। नागपुर की गर्मियों से तंग आकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के 24 वर्षीय स्नातक ने इसका उपाय खोजने की ठानी। उन्होंने एक डब्बे की छत पर पंखा लगाया जिसकी 3 साइड्स लकड़ी के भूसे से बनी होती थी। इसमें ऊपर से पानी डाला जाता था जो नीचे जमा हो जाता था, जहाँ एक आउटलेट होता था। बाद में पानी निकल के एक बाल्टी में जमा हो जाता था जिसे बार बार ऊपर से डालना पड़ता था। उस वक्त इस कूलर की कीमत 110 रुपए थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। खेर ने 1965 में कोराड़ी रोड पर एक कारखाना स्थापित किया जहाँ वो कूलर बनाते थे। उस वक्त इसे एक लग्जरी आइटम माना जाता था और इसकी डिलीवरी लेने के लिए लोग 3-4 महीने का इंतजार करते थे। इसकी मांग इतनी ज्यादा थी कि लोग राजनेताओं के सिफारिशी पत्र लेकर इसे लेने आते थे। Fact 5. ज्यादातर लोग जब प्रकाश या लैंप के बारे में सोचते हैं तो थॉमस एल्वा एडिसन के आविष्कार बल्ब के बारे में ही सोचते हैं। एक बल्ब बिजली और फिलामेंट की सहायता से काम करता है। बिजली से गर्म होने पर एक प्रकाश बल्ब के फिलामेंट के अंदर प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस पैदा होता है। इसकी वजह से उसका तापमान बढ़ जाता है और वो चमकने लगता है, जिससे प्रकाश पैदा होता है। लेकिन फ्लोरोसेंट लैंप या ट्यूबलाइट बिल्कुल अलग तरह से काम करती है। यहाँ गर्मी की बजाय केमिकल्स की सहायता से प्रकाश पैदा होता है। 1857 में फ्रांस के फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर बेकरू ने फ्लोरोसेंस ट्यूब्स के बनाने के बारे में एक लेख लिखा। 1901 में पहला मरकरी वेपर लैंप बनाने के लिए पीटर कूपर हेविट को यूएस में पेटेंट मिला। इनके डिजाइन को आज की ट्यूबलाइट का एक सबसे पहला प्रोटोटाइप कहा जा सकता है। एडवर्ड जर्मन ने हाई प्रेशर वेपर लैंप का आविष्कार किया। इन्होंने अपने डिजाइन में इस ट्यूब के भीतरी भाग को एक फ्लोरोसेंट रसायन से पेंट किया था। इसकी वजह से हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस को सोख लिया जाता और एक सफेद और साफ प्रकाश पैदा होता था। 1927 में इन्होंने अपने इस डिजाइन को अपने 2 मित्रों फ्रेडरिक मेयर और हैंस स्पेनर के साथ पेटेंट करा लिया। आज इतिहासकार जर्मर को ही ट्यूबलाइट के आविष्कारक का श्रेय देते हैं। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि जर्मर से पहले भी फ्लोरोसेंट लैंप के विकास का एक लंबा इतिहास रहा है। Fact 6. कई प्राचीन संस्कृतियों में लोग अपने कपड़ों को चट्टानों पर पटककर या नदी की रेत में रगड़कर धोया करते थे। सन 1800 के आते आते संयुक्त राष्ट्र में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। शहरों की आबादी बढ़ने लगी और मध्य वर्ग के लोगों की आय बढ़ गई। अतिरिक्त आय की वजह से लोगों ने कई समय बचाने वाले चीजों का उपयोग शुरू किया। 1851 में जेम्स किंग ने और 1858 में हैमिल्टन स्मिथ ने अपने कपड़े धोने के उपकरणों के लिए पेटेंट प्राप्त किए। इतिहासकारों के अनुसार ये वॉशिंग मशीन के आज के आधुनिक रूप का पहला प्रारूप था। 1908 में पहला व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक वॉशर थॉर नाम के साथ बाजार में लॉन्च हुआ। थॉर जो एल्वा जे फिशर का आविष्कार था, इसे शिकागो की हर्ले मशीन कंपनी के द्वारा बाजार में बेचा जा रहा था। ये एक ड्रम प्रकार की वॉशिंग मशीन थी जिसके अंदर एक गैल्वेनाइज्ड टब लगा था। इस डिजाइन में कई प्रकार के सुधार और विकास करने के बाद आज की वॉशिंग मशीन बनाई गई। Fact 7. मिक्सर ग्राइंडर का आविष्कार किसने किया, ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मिक्सर और ग्राइंडर 2 अलग अलग मशीनें हैं। मिक्सर एक ऐसी मशीन है जो सामग्री को मिलाती है। उदाहरण के लिए बेकिंग में आटा गूंदने की सामग्री को मिलाने के लिए मिक्सर बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, चाहे वो केक हो या ब्रेड। जबकि ग्राइंडर एक ऐसी मशीन है जो सामग्री को छोटे कड़ों में या तो पीसता है या तोड़ता है। किचन में मसालों का पाउडर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 1885 में अमेरिका के रूफस ईस्टमैन ने मिक्सर का आविष्कार किया था, जिसका व्यावसायिक निर्माण हॉबर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती थी। ग्राइंडर का उपयोग पारंपरिक रूप से मांस को पीसने के लिए किया जाता था और मशीन को मीट ग्राइंडर के रूप में जाना जाता था। मिक्सर ग्राइंडर का आविष्कार एक भारतीय ने किया था। एक पारंपरिक मिक्सर ग्राइंडर जो भारतीय मसालों को मिला सकता है, पीस सकता है और पेस्ट कर सकता है का आविष्कार एक भारतीय ने किया था और उन्होंने इसे अपनी पत्नी के लिए बनाया था। आपको शायद सुमीत नाम का पुराना मिक्सर ग्राइंडर का ब्रांड याद हो। इसका आविष्कार एसपी माथुर ने किया था, जो सीमेंस कंपनी में एक इंजीनियर थे। जब इनकी पत्नी ग्राइंडर में गरम मसाला पीस रही थी तो इसकी मोटर जल गई। उन्होंने अपने पति से इसकी मरम्मत करने को कहा। माथुर साहब ग्राइंडर की मरम्मत तो नहीं कर पाए, पर उन्होंने सुमीत नाम का एक मिक्सर ग्राइंडर का नया डिजाइन तैयार कर दिया। सुमीत मिक्सर ग्राइंडर ने भारतीय बाजार में क्रांति ला दी। भारतीय गृहिणियों का काफी समय पत्थर पर मसाला पीसने में निकल जाता था। मिक्सर ग्राइंडर ने किचन में गृहिणियों का जीवन बहुत ही आसान बना दिया। दोस्तों, आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके अपनी राय हमें बताएं। साथ ही आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं इसके सुझाव कमेंट में हमें दें। आने वाले वीडियो में बात करेंगे कुछ अजीबोगरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में जिन्हें आपने पहले नहीं सुना होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।